वन। आज हम बात करने जा रहे हैं विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स। अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। बात करते करते कहीं हमें रुकना पड़ता है, इसी को हम विराम कहते हैं। इस विराम को प्रकट करने के लिए हम विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। समय उनमें विराम या ठहराव को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। यानी कि जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो उसमें हमें बीच में रुकना पड़ता है और उस रुकने के लिए जिस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं वही विराम चिन्ह होता है। विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य जो होता है वो अर्थपूर्ण और स्पष्ट हो जाता है, यानी हमें वो अच्छे से समझ में आता है। इसका अगर अनुचित प्रयोग करते हैं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, यानी कि जो वाक्य है उसका गलत मतलब निकलता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, गाड़ी रोको मत, जाने दो। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका हुआ कि गाड़ी को रोको मत, उसको जाने दो। नेक्स्ट क्या है? गाड़ी रोको मत जाने दो, यानी कि गाड़ी को रोक दो, उसको जाने मत दो। जो भी वाक्य है यहाँ पर दोनों का शब्द बराबर है, लेकिन वाक्य में जो विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है उसके अंतर के कारण दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक में तो है कि उसको रोको मत, जाने दो, और दूसरे में है कि उसको रोक दो, उसको जाने की आज्ञा मत दो। इसका तात्पर्य यह है कि हमें क्या करना होगा, जो भी विराम चिन्ह है उसका प्रयोग अच्छे से करना होगा ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो। अब बात करते हैं प्रमुख विराम चिन्हों की, यानी कि ये विराम चिन्ह कहाँ से आए, कैसे इनका विकास हुआ। तो 19वीं शताब्दी में पूर्वार्ध तक, यानी 19वीं शताब्दी के पहले तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विराम चिन्हों के रूप में एक पाई तथा दो पाई का प्रयोग होता था, यानी कि जिसको हम खड़ी पाई बोलते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी के ही बहुत से विराम चिन्ह हिंदी में आ गए, यानी कि जैसे जैसे इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क होता है उसका सीधे सीधे यूज़ हम लोग अपने हिंदी में करने लगे। 20वीं शताब्दी के आरंभ से हिंदी में विरामादि चिन्हों का व्यवस्थित प्रयोग होने लगा और आज हिंदी व्याकरण में उन्हें पूर्ण मान्यता प्राप्त है। अब देखते हैं प्रमुख चिन्ह कौन कौन से हैं हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह। सबसे पहले पूर्ण विराम, यानी कि साइन ऑफ फुल स्टॉप जिसको हम लोग बोलते हैं। इंग्लिश में जो होता है वो केवल एक फुल स्टॉप होता है और हिंदी में ये खड़ी पाई है। अर्ध विराम यानी कि सेमीकोलन। अल्प विराम यानी कि कॉमा। प्रश्नवाचक यानी कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जो कि इंट्रोगेटिव मार्क हम लोग लगाते हैं। विस्मयादि बोधक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उद्धरण चिन्ह यानी कि साइन ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स। नेक्स्ट देखते हैं निर्देशक चिन्ह यानी कि साइन ऑफ डैश। रेखा चिन्ह यानी कि साइन ऑफ लाइन। विवरण चिन्ह यानी कि साइन ऑफ कोलन डैश। अपूर्ण विराम यानी कि साइन ऑफ कोलन। योजक विराम चिन्ह यानी कि साइन ऑफ हाइफन। कोष्टक यानी कि ब्रैकेट्स, जो हम लोग ब्रैकेट यूज़ करते हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। संक्षेप सूचक यानी कि लाघव चिन्ह जिसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एब्रिवेशन। लोप सूचक यानी कि साइन ऑफ एलिमिनेशन, जो कि कुछ भी हो सकता है जैसे कि प्लस, क्रॉस। प्रतिशत चिन्ह यानी कि साइन ऑफ परसेंटेज। समानता सूचक यानी कि साइन ऑफ इक्वलिटी। तारक चिन्ह या उसको पाद टिप्पणी चिन्ह भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं साइन ऑफ फुटनोट। त्रुटिबोधक चिन्ह साइन ऑफ एरर यानी कि इंडिकेटर। हिंदी के भी जो विराम चिन्हों में फुल स्टॉप के अतिरिक्त शेष सभी विराम चिन्ह का प्रयोग वही होता है जो अंग्रेजी भाषा में। हिंदी में क्या होता है, फुल स्टॉप के स्थान पर खड़ी पाई का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग, यानी कि विराम चिन्हों का हम प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विराम के प्रयोग की। पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, इसका अर्थ होता है भली भांति ठहरना, यानी कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, अर्थात विचार के तार टूट जाएं, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। हिंदी में सबसे अधिक इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः पूर्ण विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, जैसे कि प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे यह पुस्तक अच्छी है, गीता खेलती है, बालक लिखता है आदि। जो भी हम लोग बात बोलते हैं उसके अंत में हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं आगे दूसरा रूल इसका। किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग किसी के बारे में बता रहे हैं, जैसे मुस्कुराता चेहरा, स्फूर्तिमय काया, मनमोहक नेत्र, और क्या है कि मुख्यतः दोहा, श्लोक आदि की प्रथम पंक्ति में एक पूर्ण विराम व दूसरी पंक्ति में दो पूर्ण विरामों का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम लोग कोई दोहा या श्लोक लिखते हैं उसकी बात हो रही है, जैसे परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अब देखते हैं अर्धविराम का प्रयोग। अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन का अर्थ है आधा विराम, जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना पड़े, यानी कि थोड़ा कम रुकना पड़े, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। सामान्यतः अर्धविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। फर्स्ट स्थिति क्या हो सकती है, जहाँ संयुक्त वाक्यों के मुख्य
उपवाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं होता वहाँ अर्धविराम द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब दो संयुक्त वाक्य जुड़े हों तो जो उनके उपवाक्य होते हैं उनको अलग करने के लिए हम लोग अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए परंतु वे सब निष्फल हुए। यानी कि यहाँ पे किए के बाद हमें क्या करना था, थोड़ा सा रुकना था और उस ठहराव के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, कॉमा लगाया। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्यों के साथ पार्थ वाक्य प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। अनेक उपाधियां को एक साथ लिखने तथा उनमें पार्थ वाक्य प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर अशोक जायसवाल बीए, बीए के बाद हमने क्या किया, सेमीकोलन का प्रयोग किया। पीएचडी, फिर उसके बाद फिर सेमीकोलन, डिलीट, इन सारी चीज़ें। अब देखते हैं अल्पविराम का प्रयोग। अल्पविराम यानी कि कॉमा, जिसका हम लोग बहुत जनरली यूज़ करते हैं। अल्पविराम यानी कि कॉमा का अर्थ है न्यून ठहराव। वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहराव होता है वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। सामान्यतः अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे जहाँ एक तरह के अनेक शब्द, वाक्यांश या वाक्य एक साथ आते हैं तब उनके बीच अल्पविराम का प्रयोग होता है। साथ ही अंतिम शब्द से पूर्व और का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि हम लोग जब दो तीन लोग का नाम एक साथ लेते हैं तो उनके बीच में तो हम लोग कॉमा लगाते हैं और लास्ट वाले से पहले हम लोग और लगाते हैं। जैसे रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए। आगे देखते हैं, जहाँ भावातिरेक के कारण वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। यानी कि जब हम लोग भाववश कोई बात कहते हैं और एक ही शब्द को दोहराते हैं या बार बार बोलते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। संबोधन के समय जिससे संबोधित किया जाता है उसके बाद भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे वीरेंद्र, तुम यहीं ठहरो, तो वीरेंद्र के बाद हमने क्या किया, कॉमा का यूज़ किया। आगे देखते हैं, औपचारिक पत्रों में भी संबोधन से पूर्व अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे महोदय, मान्यवर आदि। जब हाँ अथवा नहीं को शेष वाक्य से पृथक किया जाता है तो उसके बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे हाँ मैं कविता करूँगा। पर, परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि, बल्कि, तथापि, जिससे आदि समुच्चय बोधक शब्दों के पूर्व अल्पविराम का प्रयोग होता है। यानी कि ये जो सारे समुच्चय बोधक शब्द हैं इनके पहले भी हम लोग अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह विद्यालय न जा सका क्योंकि वह अस्वस्थ था। उदाहरण से पूर्व की के लोप के लिए अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे राम ने श्याम से कहा अपना काम करो, यहाँ पर की का लोप हुआ है। जैसे कि राम ने श्याम से कहा कि अपना काम करो, तो की जगह हमने क्या किया, कॉमा का यूज़ किया। आगे देखते हैं, यह, वह, तब, तो, और, अब आदि के लोप होने पर वाक्य में अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे जब जाना ही है जाओ, यहाँ पे क्या हुआ, तो का लोप हुआ। ये वाक्य क्या होता, जब जाना ही है तो जाओ, लेकिन हमने यहाँ पर तो का यूज़ नहीं किया, तो की जगह हमने कॉमा लगाया। मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनो, मैं जो बोलता हूँ वह ध्यान से सुनो, यहाँ पे वह का लोप है इसलिए कॉमा लगा। वह शहर से कब लौटेगा, यह तो कहा नहीं जा सकता, यहाँ पे यह की जगह क्या हुआ, कॉमा लगा। बस, हाँ, नहीं, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इनके पश्चात अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है। हाँ, मुझे यह ज्ञात है। नहीं, रोहन को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अब देखते हैं, दिनांक के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन संवत के पूर्ण अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। यहाँ पर सन, संवत, दिनांक ये सब लिखना हो तो उसके पहले हम क्या करेंगे, कॉमा का यूज़ करते हैं। अंकों को लिखते समय भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5, 6, 7, 8 जो भी हम लोग अंक लिखते हैं उसमें। अब देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। जब किसी वाक्य में प्रश्नात्मक भाव हो यानी कि हमें प्रश्न पूछना हो, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते समय निम्नलिखित स्थितियों में ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, वह कहाँ रहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अनिश्चय की स्थिति में किया जाता है। जैसे आप संभवतः दिल्ली के निवासी हैं। व्यंग करने की स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे घूसखोरी नौकरशाही की सबसे बड़ी देन है ना। जहाँ शुद्ध अशुद्ध का संदेह उत्पन्न हो तो उस पर या उसकी बगल में कोष्ठक लगाकर उसके अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय, फिर क्वेश्चन मार्क,
मानी जाती है। अब देखते हैं ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, वो कौन कौन से हैं। तो अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, ये अप्रत्यक्ष कथन है, तो यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। जिन वाक्यों में प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, उन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी बताओ, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग। आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद, विस्मय आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। देखते हैं वो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ होता है। जैसे अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया, वाह तुम धन्य हो। यहाँ पर जो भी बात है उसमें या तो हर्ष है या घृणा या आश्चर्य, इन भावों का बोध होता है। विनय, व्यंग, उपहास इत्यादि के व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर विस्मयादिबोधक का प्रयोग होता है। जैसे आप तो हरिश्चंद्र, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यंग किया जा रहा है। हे भगवान दया करो, यहाँ पर विनय है। वाह वाह फिर साइकिल चलाइए, यहाँ पर क्या, उपहास है। अब देखते हैं उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। उद्धरण यानी कि इन्वर्टेड कॉमा। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, सिंगल और डबल, यानी गहरे और दोहरे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किसी लेख, कविता, समाचार पत्र और पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि जब भी हम लोग कोई लेख का नाम लिखते हैं, किसी कविता का नाम लिखते हैं, समाचार पत्र या पुस्तक का नाम लिखते हैं, तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने तुलसीदास जी कृत ग्रंथ रामचरितमानस पढ़ा है। जब किसी शब्द की विशिष्टता अथवा विलग्नता सूचित करती हो, विलग्नता यानी कि अलग, तो इस इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे खाना का अर्थ घर होता है। अब देखते हैं उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर वर्मा ने कहा है, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। जब किसी कथन या वाक्य को उसकी यथास्थिति या उसके पूर्व की स्थिति ज्यों का त्यों में प्रयोग किया जाता है, तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सरदार पूर्ण सिंह का कथन है, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। यहाँ पर उनका जो कथन है वो जैसे उन्होंने कहा है बिल्कुल वैसा ही बताया गया है, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होगा। अब देखते हैं निर्देशक चिन्ह का प्रयोग। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी विषय, विचार अथवा विभाग के मंतव्य को सुस्पष्ट करने के लिए, यानी उसको अच्छे से बताने के लिए निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश या रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह सामान्यतः योजक चिन्ह से बड़ा होता है। कई बार क्या होता है, हम दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। योजक चिन्ह से ये बड़ा होता है। निर्देशक या रेखिका का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे किसी के द्वारा कहे गए कथन या लिखे गए कथन से पहले ही रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा है, उसके बाद फिर हम निर्देशक चिन्ह का यूज़ करेंगे, परहित सरिसधर नहीं भाई। विवरण प्रस्तुत करने के पहले निर्देशक यानी कि रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ पर क्या है कि हमने जब ये बात बोली कि रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, फिर यहाँ पे रेखिका यानी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ। जैसे यथा और उदाहरण आदि शब्दों के बाद रेखिका प्रयोग होता है। यथा, उदाहरण। संस्कृति की स ध्वनि फारसी में ह हो जाती है, जैसे असुर, अहुर। वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ने के लिए भी रेखिका का प्रयोग होता है। जैसे आज ऐसा लग रहा है मैं घर पहुंच गया हूँ। किसी कविता या अन्य रचना के अंत में रचनाकार का नाम देने से पूर्व रेखिका यानी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे शायद समझ नहीं पाओ तुम, मैं कितना मजबूर हूँ, मन है पास तुम्हारे लेकिन रहता इतनी दूर हूँ। ओमकारनाथ, यानी कि ये ओमकारनाथ की पंक्तियाँ। संवादों को लिखने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेश क्या तुम स्कूल आओगे, रमेश हाँ। अब देखते हैं सूची बनाने से पूर्व भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रतियोगिता में सफल होने वाले विद्यार्थियों की सूची इस प्रकार है, सुमित, राघव, मोहन और रोहित। अब देखते हैं रेखा चिन्ह का प्रयोग। जिन शब्दों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है या शब्दों को अलग प्रदर्शित करने के लिए उनके बीच एक लंबी रेखा खींच जाती है। जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। अब विवरण चिन्ह का प्रयोग देते हैं।
सामान्यतः विवरण चिन्ह यानी कि साइन ऑफ कोलन डैश का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है, विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर निबंध लिखिए। साहित्य और समाज, भाषा और व्याकरण, देशाटन, विज्ञान वरदान है, अभिशाप, नई कविता। अब देखते हैं जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा है, उसके बाद फिर से हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जीवन विश्व की संपत्ति है। किसी वस्तु का सविस्तार वर्णन करने में विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी आदि। अब देखते हैं अपूर्ण विराम का प्रयोग। अपूर्ण विराम यानी कि साइन ऑफ कोलन चिन्ह विसर्ग की तरह दो बिंदुओं के रूप में होता है, इसलिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये विसर्ग है, परंतु इसका प्रयोग कम होता है। अपूर्ण विराम का प्रयोग स्वतंत्र प्रयोग किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में होता है। जैसे कामायनी, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपूर्ण विराम यानी कि दो बिंदु जो कि विसर्ग की भांति होता है उसको लगाएंगे। एक अध्ययन, विज्ञान, वरदान है या अभिशाप। अब देखते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह को विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का सबसे अधिक यूज होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। दो विलोम शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे रात दिन, यश अपयश, आना जाना। द्वंद्व समास के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, गुरु और शिष्य। अब देखते हैं दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे घर घर, रात रात्रि, धन दौलत, रुपया पैसा। जब विशेषण पदों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होता है, जैसे भूखा प्यासा, थका मांदा, लूला लंगड़ा, तो यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। गुणवाचक विशेषण जैसे कि यदि सा सी का संयोग हो तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे छोटा सा घर, नन्ही सी बच्ची, बड़ा सा कष्ट। दो प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक योग के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे करना करवाना, जीतना जितवाना, पीना पिलवाना आदि। अब देखते हैं कोष्ठक का प्रयोग। कोष्ठक यानी कि साइन ऑफ ब्रैकेट्स का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं तो छोटे कोष्ठक का प्रयोग होता है। साथ ही छोटे कोष्ठक का प्रयोग कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे हमें कभी कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता है तो उसका जो अर्थ है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे उन दिनों में सेठ जयदयाल हाई स्कूल अब इंटर कॉलेज में हिंदी अध्यापक था। अर्जुन कर्ण के सामर्थ्य यानी कि शक्ति से भली भांति परिचित था। नेक्स्ट, नाटक या एकांकी में निर्देश देने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग होता है, जैसे मंत्री राजा से धीरे धीरे, यह व्यक्ति जासूस प्रतीत होता है। रोहन कक्षा में प्रवेश करता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। किसी वर्ग के उपवर्गों, विषय, विभाग को लिखते समय वर्णों या संख्याओं को कोष्ठक में लिखा जाता है, जैसे क, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ख, फिर 1 2, इसको भी लिखते हैं। प्रायः बड़े और मझले कोष्ठक का प्रयोग गणित के कोष्ठक वाले प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं संक्षेप या लाघव चिन्ह का प्रयोग। संक्षेप चिन्ह यानी कि साइन ऑफ एब्रिविएशन का प्रयोग किसी नाम या शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ होता है, जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर, फिर हम लोग लगाते हैं। प्रोफेसर या प्रोप्राइटर के लिए प्रो, पंडित के लिए प लिख के, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए MA और डॉक्टर के लिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए PhD आदि। शून्य अधिक स्थान घेरता है, अतः इसके स्थान पर हम लोग केवल एक पॉइंट यानी कि बिंदु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोप चिन्ह का प्रयोग। लोप चिन्ह, जब किसी अवतरण का पूरा उदाहरण न देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तब लोप चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ ओमिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर सरासर सच, आज देश का हर नेता, फिर डैश यानी कि लोप चिन्ह है। मैं टिकट ले आऊँगा पर, फिर लोप सूचक चिन्ह, मैं साथ नहीं चलूँगा, यानी कि इसके बीच में कुछ जो वाक्य हैं उनके अंश को छोड़ दिया गया है। आगे देखते हैं प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग। 100 संख्या के अंतर्गत जिन संख्या को प्रदर्शित करना होता है उसके आगे परसेंटेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभा में 25% स्त्रियाँ थीं, 30% छूट के साथ पुस्तक की 50 प्रतियाँ भेज दें। अब देखते हैं समानता सूचक यानी कि तुल्यता सूचक यानी कि बराबर का प्रयोग। किसी शब्द का अर्थ अथवा भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण में समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृतज्ञ बराबर उपकार यानी कि उपकार को न मानने वाला। अग्रज यानी कि जो पहले जन्मा हो, तो इनके बीच में हम क्या होता है, तुल्यता सूचक यानी कि बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तारक यानी कि पात चिन्ह का प्रयोग। किसी विषय के बारे में विशेष सूचना या निर्देश देना हो तो ऊपर तारक चिन्ह लगा दिया जाता है और फिर पृष्ठ के अधोभाग यानी कि नीचे के साइड रेखा के नीचे तारक चिन्ह लगाकर उसका विवरण लिख दिया जाता है, जैसे कि फुट नोट यानी कि पाठ टिप्पणी भी कहा जाता है। जैसे रामचरितमानस, उसके बाद फिर हमने स्टार बना दिया, हमारे देश में अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है।
फिर उसके जो स्टार मार्क है उसका नीचे हम लोग विवरण देते हैं कि रामचरितमानस से हमारा तात्पर्य तुलसीदास विरचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य से है। अब देखते हैं त्रुटिबोधक या हंस पद चिन्ह का प्रयोग। अक्षर, पद, पद्यांश या वाक्य के छूट जाने पर छूटे अंश को उस वाक्य के ऊपर लिखने हेतु वाक्य के अंश के नीचे त्रुटि या हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब भी कोई वाक्य छूट जाता है तो उसको हमें बताने के लिए हम लोग हंस पद इसका प्रयोग करते हैं और फिर जो हमें लिखना होता है उसको लिख देते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, हमें लिखना था नहीं, तो खाना के बीच में हम क्या करेंगे, हंसबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और फिर लिख देंगे राम ने खाना नहीं खाया। 2 अक्टूबर को गांधी होती है, क्या होती है, जयंती। जयंती छूट गया था तो उसके नीचे हम त्रुटि बोधक या हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं गौड़ विराम चिन्ह यानी कि पुनरुक्ति सूचक, मार्क ऑफ रिपीटेशन, इसका प्रयोग भी होता है। इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी शब्द या वाक्य की पुनरुक्ति से बचने के लिए किया जाता है। जैसे राकेश तिवारी कक्षा 7वीं, अगर हमें बार बार यही चीज़ लिखनी है तो हम राकेश लिख के फिर क्या करेंगे, मार्क ऑफ रिपीटेशन लगा देंगे ताकि हमको वो शब्द बार बार ना लिखना पड़े। अब देखते हैं योग चिन्ह यानी कि प्लस। इस चिन्ह का प्रयोग 2 या अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, विशेषकर संधि को दर्शाने के लिए तथा शब्द की व्युत्पत्ति बताने के लिए इसका यूज होता है। जैसे सूर्यधन उदय, सूर्योदय, उपधन मान, उपमान इत्यादि। अब देखते हैं गोली यानी कि बुलेट। इस चिन्ह का प्रयोग मुख्य बात या तथ्यों को सारांश रूप में देने के लिए किया जाता है, यानी कि मेन पॉइंट। जैसे हमने पॉइंट बना दिया, फिर लिख दिया कि रामचरितमानस तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है। अब देखते हैं तिर्यक रेखा यानी कि स्लैश। इस चिन्ह का प्रयोग या अथवा के अर्थ में तथा कविता की पंक्ति को अलग अलग करने में होता है। जैसे रति, फिर स्लैश, अनुराग। समाप्ति सूचक यानी कि फिनिशिंग मार्क। इसमें क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग बड़े बड़े लेख, कहानी, अध्याय या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने में होता है। जैसे इस तरह कहानी का अंत सुखद रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे, समाप्ति सूचक बोध चिन्ह लगा देंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।